नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले नकुल ने अपनी मां मानसी के पैर छुए तो वह भावुक हो उठी। उन्होंने देखा ही नहीं था कि अपनी बाइक से पीछे पीछे नीरज भी नकुल को सी ऑफ करने के लिए आए हुए हैं। वे उन्हें देखकर चौंक पड़ी। नकुल ने नीरज के भी पैर छुए और बोला, सर, मोम का ख्याल रखिएगा। नीरज, तुम यहाँ? मानसी ने आश्चर्य से कहा तो नीरज बोला, नकुल जा रहा था तो मुझे उसे छोड़ने तो आना ही था। मानसी की निगाहें काफ़ी देर तक नकुल का पीछा करती रही। फिर जब वह अंदर चला गया तो अपने युवा बेटे की सफलता की खुशी के साथ साथ उसके बिछड़ने का सोचकर आंखें छलछला उठी। मानसी गाड़ी के अंदर गुमसुम होकर बैठ गई। सुनी आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। नीरज अपनी बाइक से रवाना हो गया। घर पहुंची तो रूपा से कॉफ़ी बनाने को कहकर बालकनी में खड़ी हो गई। वह अपने में ही खोई हुई सी थी। तभी रूपा बोली, मैडम कॉफ़ी। मानसी कप उठा ही रही थी कि डोरबेल बज उठी। वह समझ गई थी कि नीरज के सिवा इस समय भला कौन हो सकता है। रूपा, एक कॉफ़ी और बना दो, कहकर मानसी ने दरवाज़ा खोला। नीरज, जिसने उनके अकेलेपन में, उनके कठिन समय में, कहा जाए तो हर कदम पर उनका साथ दिया था, अकेले अकेले कॉफ़ी पिए जा रही। एयरपोर्ट पर आपका उदास चेहरा देखकर अपने आप को नहीं रोक पाया और बाइक अपने आप इधर मुड़ गई। आज स्कूल नहीं गए? कहाँ खोई हुई हैं आप? आज तो संडे है, कहकर आदत के अनुसार नीरज हंस पड़ा। आज नकुल गया तो मन भर आया। मानसी की आंखों में नमी थी। नीरज ने दिलासा देते हुए कहा, चलो, तुम्हारी इतने दिनों की तपस्या सफल हो गई। तुम्हारा बेटा पढ़ लिख लायक बन गया। अब कुछ दिनों में अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने को बोलेगा, फिर अपनी दुनिया में रम जाएगा। यही तो दुनिया की रीति। मानसी बोली, हाँ, वह तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जो मेरे जीवन का ध्येय था कि बेटे को सफल बनाऊं, वह तो तुम्हारी मदद से पूरा कर ही लिया। नीरज ने कहा, मानसी, कभी अपनी खुशी के बारे में भी तो सोचा करो। मानसी ने हंसकर बात टालते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो तो जो हर समय मेरी खुशी के बारे में ही सोचते रहते हो। अभी देखो, नकुल गया, इसलिए मन उदास हो रहा था तो मुझे सहारा देने के लिए आ गई। नीरज शायराना अंदाज में बोला, हाँ, दोस्ती की है तो जिंदगी भर निभाऊंगा, कहकर वे जोर जोर से हंस पड़े। नीरज की हंसी मानसी को बहुत मोहक लगती थी। नीरज ने हंसते हुए कहा, फिर पकड़ो मेरा हाथ, कहते हुए उन्होंने अपना हाथ मानसी की तरफ बढ़ा दिया। मानसी ने झिझकते हुए उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। पुरुष के स्पर्श से उनका स्वांग कंपकपा उठा और वे खड़ी हो गई। मानसी, चलो आज हम दोनों लंच के लिए कहीं बाहर चलते हैं। अभी 10 बजे हैं, मैं 1 बजे तक तैयार होकर आ जाऊंगा। बैठो, क्यों जा रहे हो? अरे यार, समझा करो, अभी नहाया भी नहीं हूँ। फिर आपके साथ लंच पर जाना है तो जरा ढंग से कपड़े वगैरह पहन कर आऊँगा। अभी तो बस बाइक उठाई है और आ गया। नीरज चले गए थे। रूपा गाने की शौकीन थी। उसके मोबाइल पर गाना बज रहा था, महलों का राजा मिला की रानी, बेटी राज करे। इस गीत के शब्दों ने उन्हें मानसी को अतीत में पहुंचा दिया और अतीत का एक एक पन्ना खुलता चला गया। कितने सुनहरे सपनों को अपने मन में संजोकर वह अपने घर की देहरी से बाहर निकली थी। 19 वर्ष की मानसी करोड़पति पिता की लाडली थी। उसने बीए में एडमिशन लिया ही था कि पिता मनोहर लाल ने उसकी शादी तय कर दी थी। पैसे को मुट्ठी में बंद रखने वाले पापा ने बेटी की खुशियों के लिए अपनी तिजोरी का मुंह खोल दिया था। मानसी भी राजकुमार से स्वप्निल के सपनों में खो गई। जब हाथी पर सवार होकर स्वप्निल दूल्हे के वेश में आया तो बाके से सलोने युवक की तिरछी सी मुस्कान पर वह मिटी थी। वाह मानसी, जीजू तो बिल्कुल फिल्मी हीरो है। जब उसकी सहेलियों ने कहा तो वह शर्मा गई थी। तभी शीला मौसी आ गई और कहने लगी, कुंवर जी को नज़र मत लगा देना छोरियों, जीजा जी ने दामाद तो हीरे जैसा ढूंढा है। राज करेगी मेरी मानसी। सिर से पैर तक जेवरों से लदी हुई भारी लहंगे में सजी धजी मानसी ने ससुराल में कदम रखा तो वहां पर उसका भव्य स्वागत हुआ। सास मालती जी और नंद ने मिलकर उसके सपने साकार कर दिए।
उन लोगों का लाड प्यार पाकर मानसी अभिभूत हो उठी थी। स्वप्निल की बाहों में उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिल गई थी। कश्मीर में गुलमार्ग और पहलगाम की वादियों में बर्फ के गोलों से खेलती हुई वहां के सौंदर्य में खो गई। स्वप्निल को घूमने का शौक था। कभी मुंबई के जूह चौपाटी तो कभी महाबलीपुरम का बीच। कितने खुशनुमा दिन और रातें थी। फिर जब उनकी जिंदगी में जुड़वा गोलू मोलू आ गए तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई और स्वप्निल भी अपने पापा के साथ बिजनेस में बिजी हो गए। गोलू मोलू 3 वर्ष के थे तब एक दिन स्वप्निल घबराए हुए आए और बोले, मानसी अपना बैग पैक कर लेना, सुबह हम लोगों को आगरा पहुंचना है, वन्यादी हॉस्पिटल में एडिट, उनकी हालत बहुत ख़राब है। स्वप्निल प्लीज़ सुबह चलिएगा, रात में यदि ड्राइवर को नींद का झक्का आ गया तो फालतू बात मत करो। रात में 11-12 बजे निकलेंगे, सुबह पहुंच जाएंगे, रात में रोड खाली मिलता है। मानसी सहम कर चुप हो गई थी। उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ कपड़े बच्चों के और अपने व स्वप्निल के रखे और निकल पड़ी। स्वप्निल की आंखें थकान के मारे नींद से बोझिल हो रही थी। वे बार बार आंखों पर पानी डाल रहे थे। नियति को दोष देकर हम सब अपने को दोष मुक्त कर लेते हैं, परंतु दुर्घटना के लिए दोषी तो हम भी होते ही। जीवन में सुख और दुख उसी तरह के सुनिश्चित और संभाव्य हैं जैसे दिन और रात। खुशियों के झूले में झूलने वाली मानसी नहीं जानती थी कि भविष्य उन्हें जीवन के दुग्ध क्षणों की ओर खींच कर ले जा रहा। गाड़ी में बैठते ही दोनों बच्चे और वे गहरी नींद में सो गए। शायद थके हुए स्वप्निल को भी नींद आ गई। कुछ ही देर में जोर का धमाका हुआ और उन्हें लगा कि कोई पिंगला शीशा उनके ऊपर डाल रहा है। फिर कुछ पलों में ही वह मूर्छित हो गई। अफरा तफरी का माहौल। रात के गहरे अंधेरे में एक ट्रक ने जोर की टक्कर मारी थी। सारे सपने तहस नहस हो गए। स्वप्निल उन्हें अकेला छोड़ गई। मानसी का एक बेटा मोलू भी उनके साथ विदा हो गए। गोलू को खरोच भी नहीं आई थी, लेकिन मानसी का एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से कुचल गया था, इसीलिए वह 2 महीने तक नर्सिंग होम में एडमिट रही। ससुर जी आया करते और आवश्यक कागजों पर साइन करवाते। न ही वे कहते कि कागज पढ़ लो और न ही वह कोई रुचि दिखाती। अब तो यही लोग उनके जीवन दाता थे। कभी नन ईशा तो कभी सास गोलू को लेकर आया करती, लेकिन उन्हें बेड पर लेटी देखकर वह भी दादी की गोद में छिप जाता। मानसी की आंखों से अविरल आंसू बहते रहते। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। गोलू का नाम स्वप्निल ने नकुल रखा था, इसीलिए अब सब लोग उसे नकुल ही पुकारा करते थे। मानसी के सास ससुर उन्हें अपने साथ आगरा ले जाना चाहते थे, लेकिन मानसी के पिताजी का कहना था कि जब तक इलाज पूरा ना हो तब तक यहीं रहो। मानसी की माँ दिन रात उसके साथ बनी रहती और पापा डॉक्टरों से संपर्क में रहते। उसकी कई बार प्लास्टिक सर्जरी भी होती रही। जब तक ये सब चलता रहा, सास खूब प्यार से बोलती और उसका ध्यान करती थी। 6 महीने के बाद सास ससुर उन दोनों को अपने साथ आगरा ले आए। मायके में तो बिल्कुल भी चैन नहीं था। दादी, ताई, चाची, बुआ आदि का जमवाड़ा होता और बस एक ही बात की हाय हाय 25 साल की छोरी कैसे काटेगी पूरी जिंदगी, और फिर जबरदस्ती रोने का नाटक करते हुए बातों में मशगूल हो जाना। ससुराल में भी यही सब शुरू हो गया। अब मानसी के बुरे दिन थे। पिछले जन्म के कर्म वे तो भुगतने ही पड़ेंगे। ताई सास बोली थी, मानसी तुम एकादशी का व्रत किया करो, मेरे साथ कल से मंदिर दर्शन करने चला करो, वहाँ गुरुजी बहुत बढ़िया सत्संग करवाते हैं। सास को यह विश्वास था कि पूजा पाठ से कष्ट दूर हो जाएंगे। यह क्या तुमने लाल चूड़ियाँ पहन ली? बुआ सास ने घर में हंगामा मचा दिया। सासू माँ उनके सामने जुबान नहीं हिला सकती थी। एक दिन मानसी को उठने में थोड़ी देर हो गई तो ताई सास ने कटास किया, वाह बहुरानी अभी तक सो रही हो, उठो आज अमावस्या है, स्वप्निल की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मण भोजन और हवन है। मानसी को ससुराल में पल भर का भी चैन नहीं था। हमेशा घर की औरतें उसे कोसती रहती। खाने पीने की चीज़ों को छूने की मनाही थी। संजना संवरना तो दूर, अच्छे कपड़े पहनना भी औरतों को खटकता था। मानसी गुस्से में भुनभुना कर बोली, स्वप्निल ने तो मुझे जिंदा ही मरण तुल्य कर दिया है। ऐसी जिंदगी से तो उसी दिन मर जाती तो यह सब देखना ना पड़ता। यह सुनकर बुआ सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बड़बड़ाई, वारे छोकरी, मरे आदमी को कोस रही, जाने कौन से पाप किए थे जो भरी जवानी में विधवा हो गई। अब तो चेत जाओ, कम से कम अगला जन्म तो सुधार लो। मानसी अपने को
अनाथ महसूस कर रही थी। एक दिन नकुल भूखा था तो वह किचन में बगैर नहाए चली गई। तभी सास आ गई और उसे किचन में देखते ही चिल्लाकर बोली, बहू तुमसे जरा सा भी सब्र नहीं होता। मैं नहाकर तो आ ही रही थी, आज पूर्णिमा है, तुमने बगैर नहाए सब कुछ छू लिया, अब फिर से किचन धोनी पड़ेगी। तुम दोनों माँ बेटे ने तो मेरा जीना दूभर कर दिया है। मानसी पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर सिसक पड़ी। इस बीच ससुर जी ने नंद ईशा को अपने घर में बुला लिया। वे सब अब यहीं रहने वाले। यह बात तो मानसी को बहुत बाद में पता चली। बहू पोते का जीवन तो बोझ बन चुका था, क्योंकि सास ससुर का झुकाव बेटियों की तरफ ज़्यादा हो गया था। मानसी और उसका बेटा अब एक फालतू चीज बनकर रह गए थे, जिनकी कहीं कोई उपयोगिता नहीं थी। मानसी के पापा और ससुर जी के बीच जेवर, इंश्योरेंस के पैसे, बैंक लॉकर के जेवर और एफडी आदि के लिए मनमुटाव होना शुरू हो गया था। मानसी के पापा का कहना था कि उनकी बेटी के नाम पर सब होना चाहिए। अक्सर मीटिंग होती थी, दोनों तरफ के कुछ लोग बैठते, बहस होती, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाता, क्योंकि ससुर जी कुछ भी देना नहीं चाहते थे। लॉकर के गहने और इंश्योरेंस के रुपए, मानसी का स्त्री धन और कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी उसके नाम कराने को तैयार नहीं हो रहे थे। 2 साल तक मानसी कभी ससुराल तो कभी मायके अपने दिन गुजारती रही। दोनों नंद, वन्या दीदी, ईशा दीदी और सास का एक ग्रुप बन गया था। वह सब खूब शॉपिंग पर जाती, लेकिन अपना सामान बहुत कम ही उन्हें दिखाया करती थी। वे अपने कमरे में टीवी और मोबाइल में सिर फोड़ती रहती। नंद ईशा की बेटी लवी और नकुल में दिन भर लड़ाई झगड़ा तो रोज की बात थी। लवी बड़ी ही थी, वह नकुल को ऐसे थप्पड़ मारती कि उसका मुंह लाल हो जाता। मानसी किसी को कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि जरा सी बात पर सास और दोनों नंदे उसके सिर पर चढ़ जाती थी, जीना दूभर कर देती थी। दिन भर यही सब चलता रहता। सास नकुल को अपनी गोद में बैठाकर प्यार तो करती, लेकिन लवी को कुछ न कहती। एक दिन दोनों बच्चे लड़ रहे थे तो नकुल ने लवी को धक्का दे दिया। वह गिर गई और होठ में दांत चुभ गया। नंद ने आओ देखा न ताव नकुल के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया। मानसी के धैर्य का बांध आज टूट गया। वह गुस्से में बोली, दी आपने नन्हे नकुल को इतनी जोर से मारा कि देखिए उसके गाल पर आपकी सारी उंगलियां छप गई। यह नहीं दिखता कि नकुल ने लवी को कितना जोर से धक्का दिया है। अपने बेटे को भी समझाया करो। अब तुम बहुत बोलने लगी। भैया तो है नहीं जो तुम्हें कंट्रोल करे, अब तो बिना लगाम की घोड़ी बन गई हो। नंद काफ़ी देर तक मानसी को भला बुरा कहती रही, लेकिन सास मूक दर्शक बन सुनती रही। मानसी घंटों तक अपने कमरे में सिसकती रही थी। मासूम नकुल उसके आंसू पोंछ रहा। दोनों नंदों ने परिवार सहित अपना डेरा वहीं डाल लिया। घर कभी खाली न रहता। मानसी बहू का फर्ज निभाते निभाते दुखी हो जाती। इसके बावजूद रोज की चिक खाना कैसा बेस्वाद बना है। सलाद नहीं कटा, सब्जी बेकार, दाल पतली। मानसी तुम क्या करती रहती हो? रसोई में ढंग से खाना भी नहीं बना सकती। जब खाने बैठो तो इतना बेकार खाना, कहते हुए ससुर जी डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाते। फिर तो हंगामा होना स्वाभाविक ही था। नंद ईशा के पति विनय मानसी के कमरे में आकर उसे ज्ञान देने लगते। भाभी आप अकेली हो, भैया तो है नहीं, छोटा सा बच्चा भी साथ में है, इसीलिए आप चुप रहा करिए और घर के कामों पर अपना ध्यान दिया करिए। अब तो जब तक जीजू मौका देखकर उनसे बात करते और उनके नज़दीक भी आने की कोशिश करने लगे थे। अब मानसी उनके सामने जाने से कतराया करती थी। वह नंदोई की ललचाई निगाहों से झलस कर रह जाया करती थी। एक दिन तो हद हो गई, जब अकेला पाते ही उन्हें अपने आगोश में जकड़ लिया। मानसी ने गुस्से में आओ देखा ना ताव एक थप्पड़ नंदोई के गाल पर जड़ दिया। वह उल्टे चीख कर कहने लगे कि मानसी तो उन्हें कब से परेशान कर रही थी, आज मौका लगते ही गले ही पड़ गई। मैं इसे धक्का ना देता तो न जाने क्या करती। सब लोग सब कुछ जान समझ रहे थे, लेकिन वहाँ पर मानसी की तरफ से बोलने वाला तो कोई था ही नहीं, क्योंकि उसका पति तो उनसे मझधार में छोड़कर जा चुका था। अब उसका जीवन तो बिना नाविक की नाव की तरह हो गया था, जो भंवर में डूब उतरा रहा था। मानसी सोचती काश पापा ने उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया होता तो वह इस तरह से मायके और ससुराल की ठोकरें ना खाती। अपनी बेबसी पर वह रो पड़ी थी। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह अब यहाँ एक दिन भी नहीं रहेगी। उसने अपने पापा को फ़ोन कर दिया था। वह सुबह आ गई, फिर
तो जोर का झगड़ा शुरू हो गया। नकुल के लिए खींचातानी शुरू हो गई। नकुल स्वप्निल की निशानी है, इसीलिए वह यहाँ पर उन लोगों के साथ ही रहेगा। तो दोस्तों कहानी अभी जारी। कहानी के अगले भाग में पढ़ें कि मानसी अपने दुखों का अंत करने के लिए क्या कदम उठाएगी। तो आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अभी तक अच्छी लगी और आपको इससे क्या शिक्षा मिली, कमेंट्स करके जरूर बताएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।